अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा काला दिखूंगा थोड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इमेज मेरी बराबर नहीं आ रही होगी शायद, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो अभी ध्यान दो। हाँ, हम लोग ने कल दो आंसर पढ़े थे। फंक्शंस नहीं पढ़े थे, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर पढ़े थे, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेनर्स पढ़े थे, बराबर ना। तो क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेनर जो है आप लोग का सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, मतलब इसको खाली समझने के लिए पढ़ लो आप लोग, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम में। किसके ऊपर? क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेनर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने समझाने के लिए पढ़ा दिया आपको, लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कौन कौन सा टॉपिक आपको ओमिट किया गया, क्योंकि अभी आप क्या है कि आपको हर एक मतलब टॉपिक में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अकाउंट्स हो, ओसी हो, एसपी हो, कुछ भी हो, सब में आपका 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो सिलेबस रिडक्शन के ऊपर और जो अकाउंट्स का नया पेपर पैटर्न आया है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे डालूंगा। तो वो यूट्यूब से आप लोग को देखना है और समझ लेना है कि आप लोग को अपनी प्रिपरेशन कैसा करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब कल जो हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर, वो, और क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेनर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेनर आपके एग्जाम में रहेगा, लेकिन क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेनर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उसके ऊपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव वगैरह आ सकते हैं, तो नॉर्मल मुश्किल से, लेकिन उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेनर। एक एंटरप्रेनर के एक एंटरप्रेनर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम लोग को पढ़ना है, बराबर है। तो क्या काम करता है एक एंटरप्रेनर, वो हम लोग को सीखना है। सब में पहले दिया हुआ है इनोवेशन। कोई भी एंटरप्रेनर रहेगा तो क्वालिटीज़ में भी हम लोगों ने पढ़े थे कि वो क्या रहना चाहिए, इनोवेशन करते रहना चाहिए, कुछ नया लेके आना चाहिए। तो एंटरप्रेनर इज बेसिकली एन इनोवेटर। एंटरप्रेनर क्या होता है? एक इनोवेटर होता है। ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट को बनाने के नए नए कॉम्बिनेशन लेके आएगा वो। कोई प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको नया तरीके से बनाना, नया कॉम्बिनेशन से बनाने का तरीका लेके आएगा वो। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या तो कोई नया प्रोडक्ट लेके आएगा, या ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस लाएगा। जैसे बहुत सारे लोग देखो खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस करके बेचते हैं, और बहुत चलता है वो। तो वो सब चीज़ें भी यूज़फुल होती हैं। ऐसा मतलब दूसरी चीज़ों में, दूसरे बिजनेस में भी हम लोग कर सकते हैं। कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद द न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। कस्टमर या तो जो तुमने नया प्रोडक्ट लाया उससे सेटिस्फाई हो जाए, या तो जो तुमने पुराने प्रोडक्ट में चेंजेस लाए उससे सेटिस्फाई हो जाए। तो ये इनोवेशन क्या रहता है, हमारे एंटरप्रेनर्स लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, हथियार होता है, जिससे वो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एंटरप्रेनर हमारे अपने हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मकसद को लेकर एकदम डिटरमाइन रहना चाहिए, पक्का रहना चाहिए। तो एन एंटरप्रेनर हैज़ टू डिटरमाइन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो एंटरप्रेनर को क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस का एम और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि हमारे मकसद, मेरे बिजनेस का मकसद ये है, एम ये है, टारगेट ये है। देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज। कंपनी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब जो हम लोग पहले सोचते हैं, मतलब ये मकसद हम लोग को पहले हासिल करना है, और फिर उसके बाद हासिल करने के बाद सेकेंडरी मकसद पे जाएंगे हम लोग। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। और ऑब्जेक्टिव्स को अपने मार्केट सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है, जैसा उसको अच्छा लगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। नया मार्केट डेवलप करके देगा वो। क्या करेगा? नया मार्केट डेवलप करेगा। नया मार्केट कैसे डेवलप करेगा, मतलब जो मार्केट है वही, लेकिन उसी के अंदर कुछ नया वो क्रिएट करके लाएगा। कैसे लाएगा देखो, उसी को एंटरप्रेनर बोलते हैं। द एंटरप्रेनर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ हिज एंटरप्राइज। अपने प्रोडक्ट जो है कंपनी का, और अपनी कंपनी को मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग नए नए तरीके उसको लाना चाहिए। ही कैन कंडक्ट सर्वे रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। वो क्या कर सकता है, अलग अलग सर्वे करा सकता है, या कस्टमर के ऊपर रिसर्च करा सकता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। व्हेन द मार्केट आर डेवलप कॉन्स्टेंटली द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज। और फिर जैसे जैसे वो मार्केट की ज़रूरतें पूरा करते रहेगा, तो धीरे धीरे क्या करते रहेगा, उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ते जाएगी। ठीक है। जब पहली बार बिस्लरी ने जब पानी लॉन्च किया था, तो सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे इंडिया में। बोले ये देखो पानी भी बेच रहे हैं, फ्री में मिलता ना था पानी, तो उसका बहुत मजाक उड़ा था। लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो गया। आज अगर कोई पानी का नाम लेता है तो बिस्लेरी बोलता है, मतलब भले से कोई दूसरा ब्रांड कोई देगा, मतलब एक्वाफिना या दूसरे ब्रांड का कोई उसको थमाएगा, लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं, एक बिस्लेरी देना। पानी को बिस्लेरी ही बोलते हैं, मतलब इतना फेमस कर दिया उसने, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सब चीज़ें उसने दिमाग में लोगों के उठाया।
तो इसी तरह से उसने नया मार्केट डेवलप किया, पानी लोग सोचते नहीं थे कि बिकेगा, लेकिन बिका। तो ऐसे चीज़ें, उसी को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो नया मार्केट डेवलप करके दिखाए, ठीक है ना। न्यू टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल वर्ल्ड, अभी हमारा वर्ल्ड क्या हो गया, बहुत ग्लोबलाइज हो गया है, मतलब हर इंसान एक दूसरे से कुछ जानता है, हर बिजनेस एक दूसरे को यहाँ से वहाँ पहुँचना, अपना प्रोडक्ट यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बेचना, बेच सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। तो एवरीबडी देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और क्या होता है एवरीडे, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे क्या होता है, हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है। नई मशीनरी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए प्रोडक्ट को बनाने का तरीका आ रहा है, तो वो सब हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पुराने तरीके पर रहेंगे तो हम लोग पिछड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुड रिलेशन। सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस हो, खाली एंटरप्रेनर मतलब ये भी बिजनेस ही है जो नया बिजनेस रिस्क लेता है, लेकिन कोई भी चीज़ हो, अगर हमारे रिलेशंस लोगों से अच्छे हैं, हमारे कस्टमर से, हमारे सुपरवाइजर से, मतलब हमारे स्टाफ से, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं सबसे, तो हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। रिलेशन अच्छे नहीं तो हम लोग का बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी के अंदर भी वर्किंग एटमॉस्फेयर, काम काज करने का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट रिलेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, और किस पे डिपेंड करता है, जूनियर और सीनियर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज इज की टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हमारे स्टाफ, हमारे डिपार्टमेंट्स में अच्छा रिलेशन होगा तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो हम लोग की कंपनी क्या करेगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, जो पैसा है उसको कैसे अरेंज किया रहेगा एंटरप्रेन्योर, वो भी एक बहुत बड़ा स्किल्स होता है उसके अंदर। तो एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिकेम एडवोकेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। एंटरप्रेन्योर को हमेशा सर्च करते रहना चाहिए कि उसको किस तरह से पैसा ला सकता है बिजनेस में, जितना पैसा चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली क्या करते रहे, चलते रहे, ग्रो करते रहे। क्योंकि बिजनेस का ब्लड होता है ना फाइनेंस, तो बगैर पैसे के हम लोग बिजनेस को नहीं चला सकते, तो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस, और हर बिजनेसमैन को अपने इन्वेस्टर्स से अच्छे रिलेशन रखना चाहिए। टेकिंग डिसीजंस, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज, अपने बिजनेस के लिए उसको वाइज मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेना पड़ते हैं, टाइम पे लेना पड़ेंगे, सही डिसीजन लेना पड़ेंगे, थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, हार्ड डिसीजन रहेंगे, लेकिन लेना पड़ेंगे। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द प्रॉपर बिजनेस प्लान, और बिजनेस को अच्छे प्लान बनाने के लिए हम लोग को ऐसे डिसीजन लेना पड़ते हैं। ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन, और हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो बिजनेस डिसीजन लेने वाला हूँ, जो डिसीजन अभी लेने वाला हूँ, इसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। अब सिंपल सी बात है, फ़ायदे ज़्यादा होना चाहिए, नुकसान कम होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा डिसीजन नहीं हो सकता है इससे सिर्फ फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ तो नुकसान उसका होता है हर डिसीजन का, लेकिन उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि उसके फ़ायदे ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है, और फिर उसके हिसाब से उसको प्लान बनाना चाहिए कि मैं इसको, इसके जो डिसीजन ले रहा हूँ उसको फ़ायदे में कैसे ज़्यादा बदल सकता हूँ, नुकसान कम हो उसका। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब हो गया एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शन है, क्या क्या काम करना पड़ते हैं उसको। अब हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब चैप्टर का जो नाम था अभी अब जाके यहाँ पे आया, अभी तक सिर्फ एंटरप्रेन्योर के बारे में बता रहा था, बराबर ना। तो चलो थोड़ा बहुत ये पढ़ते हैं, नया है, मतलब पिछली बुक्स में नहीं था ये। Entrepreneurship is a purposeful activity of an individual or group of associated individuals undertake to initiate, maintain, organize, profit, production, distribution of economic and goods। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग ने एंटरप्रेन्योर ऊपर पढ़े थे, वही उठा के लिखना है यहाँ पे। नया पढ़ोगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर ना। वहाँ पे लेकिन हम लोग ने क्या पढ़े थे, एंटरप्रेन्योर पढ़े थे, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे हम लोग लीडर बोलते हैं और लीडरशिप, तो लीडर और लीडरशिप में थोड़ा, लीडर मतलब जो लीड कर रहा है, और लीडरशिप मतलब लीड कैसे किया जाएगा, लीडरशिप, बराबर ना, उसको बोलते हैं, बराबर ना। नेता और नेतागिरी दोनों में फ़र्क है, बराबर ना। तो ऐसी है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा इसने लिखा है, तो ऊपर उसका मीनिंग है और आंसर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो कैरेक्टरिस्टिक आपको एंटरप्रेन्योर में मिले थे ना, वो लगभग एकदम सेम रहेंगे, खाली वहाँ पे एंटरप्रेन्योर मतलब एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लेगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस का एग्जाम्पल लेगा पूरा, ठीक है ना। देखो पहले क्या लिखा है, इनोवेशन, तो इनोवेशन आपको हर जगह मिला, बराबर ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन।
The introduction of new combination of various factor of production is innovation. A new product arrives in the market, uses new production technology, discovers new sources of supply, raw material, and open a new market for the specific product in a view of changing taste of consumer from time to time. Entrepreneurship focus on research and development, produce goods to satisfy customer. तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा क्या करता है, नया नया इनोवेशन करते रहता है, नए नए मार्केट सर्च करते रहता है, नए प्रोडक्ट लेके आता है ताकि कस्टमर का टेस्ट क्या है उसको पता कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके, टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहता है, नए नए रिसर्च डेवलपमेंट करता है। तो ये सब इनोवेशन का काम है। इनोवेशन को अगर आप लोग को ये वापस नहीं लिखना है तो ऊपर का जो पॉइंट था इनोवेशन का उसी को उठा के लिख दोगे तो चलेगा। खाली वहाँ पे एंटरप्रेनर था, यहाँ पे एंटरप्रेनरशिप वर्ड यूज़ करना खाली बस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन एंटरप्रेनर प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर एज पर देयर नीड्स। एंटरप्रेनर क्या करता है, कस्टमर के नीड के हिसाब से अपना प्रोडक्ट नया बनाता है, बराबर। ही फील्स द नीड ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड एज वेल एज द एक्सचेंज अर्न बेटर लाइवलीहुड। और सिंपल सी बात है, वो प्रोडक्ट इसलिए बनाता है कि अपने कस्टमर की ज़रूरत को पूरा कर सके, और सिंपल है कस्टमर की ज़रूरत पूरा होगी तो उसका एक्सचेंज में क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो अपनी ज़िंदगी वो गुजार सकेगा। इट इज़ सिस्टमेटिकली प्लान एक्टिविटी एज पर द लाइक्स स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेनर। और ये सिस्टमेटिकली प्लान करता है वो अपने स्किल्स और अपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक है ना। इसलिए एंटरप्रेनरशिप एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक पैसे कमाने के लिए। तो वो इसने वही बोला है, जैसे बिजनेस भी हम लोगों ने पढ़ा 11th में था हम लोग को, बिजनेस प्रोफेशन, उसमें भी था कि बिजनेस भी क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंटरप्रेनरशिप बिजनेस चलाना भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पैसे के लिए हम लोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज। यहाँ पे ऐसी ये एक्टिविटी ऐसी है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्या करना पड़ता है हम लोग को, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोगों ने पढ़े थे, बराबर ना, वो सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। फिर प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एटसेट्रा हैव टू बी कंसिडर टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। और फिर सब चीज़ों को ला के जमा करना पड़ेगा, सारी चीज़ों की यूटिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, और फिर उसको एक जगह पे उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे, ठीक है। आगे आते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिविटी आप लोगों ने पढ़े बराबर ना, इनोवेशन का ही थोड़ा सा पार्ट है, तो ये भी वही है। तो इनोवेशन हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इनोवेशन जो होती है क्रिएटिविटी का बहुत उसको सपोर्ट है। इनोवेशन मतलब कुछ नया करना, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नई चीज़ क्रिएट करना। तो इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। और कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ नया क्रिएटिविटी करना, नया प्रोडक्ट बना के लाना, वो कस्टमर के एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। दस क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और सिंपल सी बात है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का एकदम एसेंशियल पार्ट है क्या, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, कुछ नया लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप। अब एंटरप्रेन्योर के अंदर स्टाफ को मैनेज करने की और लीडरशिप करने की क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। तो अ पर्सन हु वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू जस्ट देन अर्निंग प्रॉफिट। तो जो बिजनेस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उन लोग के अंदर ये पैशन होना चाहिए कि मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा पैसे कमाने से ज़्यादा। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर सेकेंडरी। बाकी स्किल्स को कंसिडर सेकेंडरी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैनेजरियल और लीडरशिप स्किल उसमें ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किलफुल मैनेजमेंट। द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, एंटरप्राइज इसलिए बोलते हैं बहुत सारी कंपनी को, तो उसको अगर सक्सेसफुल करना है तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। विथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी। और अगर हम लोग का मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, मैनेजर्स हमारे स्किल्ड है, तो हम लोग की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बिजनेस है, वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। रिस्क बियरिंग, रिस्क लेता है एंटरप्रेन्योर, बराबर ना। तो एन अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी इन द इनकैलकुलेबल एंड इज इनकैलकुलेबल। रिस्क जो बिजनेसमैन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या रहता है, रिस्क लेता है। और रिस्क उसको बोलते हैं जो बगैर बोले, बराबर ना, बगैर समझे आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्क बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बायज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्टेन प्राइजेस in order to combine them into a product and sell them into uncertain prices in future.
तो एंटरप्रेन्योर किसी को बोलते हैं, एक एजेंट होता है जो क्या करता है, अलग अलग फैक्टर प्रोडक्शन को जमा करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, बराबर ना, सबको जमा करता है, और फिर उससे क्या करता है, एक नया प्रोडक्ट बना के देता है और वो मार्केट में बेचता है, जिसको लेकिन उसको अपने फ्यूचर मार्केट में क्या प्राइस रहेगा, उसका फ्यूचर प्राइस जो रहता है उसका बेचारे का थोड़ा क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है, रिस्क मतलब फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि उसका प्राइस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन के अंदर क्या लगता है, रिस्क रहता है। ठीक है ना। गैप फिलिंग फंक्शन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गैप फिलिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे मेन फीचर क्या है, गैप फिल करता है। कौन सा गैप फिल करता है, इट इज एन एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप और मेक अप द डेफिशिएंसी विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। बराबर है, प्रोडक्शन के अंदर जो नॉलेज का गैप है उसको फिल करने का काम किसका रहता है, एंटरप्रेन्योर्स का जॉब रहता है वो, मतलब जो बिजनेसमैन जो बिजनेस शुरू कर रहा है उसका जॉब रहता है वो। उसको जैसे बिजनेसमैन क्या होता है, सिर्फ बिजनेस चालू करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसके बारे में, वो बिजनेस के बारे में कुछ एकदम स्पेसिफिक नया कुछ करता है और फिर नया बिजनेस शुरू करता है, कुछ नया चीज़ लेके आता है वो। थोड़ा सा डिफरेंस है खाली, ठीक है ना। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा अलग है बिजनेस से। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोसेस चलाए गए हैं। वो प्रोसेस क्या क्या है, तो पहला प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग। तो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आर बॉर्न एंड नॉट मेड। बराबर ना, पहले लोग सोचते थे, ट्रेडिशनल स्कूल मतलब पुराने सोच थी कि एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न होती, मतलब वो पैदाइशी क्वालिटी है, उसको हम लोग बना नहीं सकते। वेयर इज द मॉडर्न ऑब्जर्वेशन मेंशन दैट द सेम एंटरप्रेन्योर्स मे बी बॉर्न बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम कैन बी मेड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैंस टुडे देयर इज अ नीड फॉर ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। और लेकिन अब मॉडर्न लोग क्या सोचते हैं, मॉडर्न जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या सोचता है कि हम लोग ट्रेनिंग के ज़रिए लोगों को सिखा के हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स किसी अंदर डाल सकते हैं, तो इसके ऊपर कोर्सेज भी होने लगे, बराबर ना। तो फ्यूचर हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं लोगों को ट्रेनिंग दे के। ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्लान सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट परवेसिव एंड मॉनिटर टू मेजर इट इफेक्टिवनेस। ट्रेनिंग क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है लोगों को, उसके अंदर प्लानिंग की जाती है कि पहले, और फिर सिस्टमेटिक होता है, मतलब पहले ये पढ़ाएंगे, फिर बाद में वो पढ़ाएंगे, फिर बाद में वो पढ़ाएंगे, सिलेबस रहता है ना एक। कंसिस्टेंसी रहती है, मतलब डेली इतना इतना पढ़ना है। ठीक है। परवेसिव मतलब चेंजिंग, मतलब अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, और फिर उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर मतलब एग्जाम के जरिए, बराबर ना, एग्जाम लेते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि उसका कुछ इफेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज़ एन इंटीग्रल इंटीग्रेटर ऑफ मैनेजरल डेवलपमेंट, और ये मैनेजरल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। क्या, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ट्रेनिंग broadens the vision of entrepreneurs by providing them suitable opportunity for interchange of experience within and outside an industry। ट्रेनिंग से क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर को उसका विजन क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है, ब्रॉड होती है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सोचने लगाता है, अच्छी क्वालिटी से सोचने लगाता है, क्योंकि उसको क्या होता है कि कंपनी के इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर और उस इंडस्ट्री के बाहर बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, अपनी नॉलेज को एक्सपांड करता है। इट बिल्ड्स नेसेसरी स्किल्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, और इसके अंदर जो नई नई ज़रूरत की स्किल्स है वो उसको डेवलप कर लेता है वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में होती है। अब है हम लोग का नेक्स्ट उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब दो चीज़ें हैं इसके अंदर प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, पहला क्या है, ट्रेनिंग, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप लोग को अगर यहाँ तक लिखना है तो यहाँ तक लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट, ट्रेनिंग वाला। अब हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर लास्ट में एक बचेगा तो वो हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन टू स्ट्रेंथ हिज एंटरप्रेन्योरशिप entrepreneurial motive and is acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneur role efficiently। तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर्स को, ऑलरेडी जो एंटरप्रेन्योर है उसको सिखाते हैं कि आप अपनी स्किल्स जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उसको किस तरह से वो और डेवलप कर सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है, उसके कैपेबिलिटीज़, उसकी स्किल्स को कैसे और वो आगे उसको, मतलब क्या बोलते हैं, उसको पॉलिश कर सकता है और अच्छा कर बन सकता है। जैसे टीचर है, लेकिन टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है ना ताकि वो और अच्छे से पढ़ा सके, तो वैसे एंटरप्रेन्योर्स को भी ट्रेनिंग मिलती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है वो। EDP is an advice through which people with latent entrepreneurial traits are identified, motivated to take up new industrial venture. Training is managing the unit, trained in managing the unit and guided in all aspect of starting a new venture or enterprise। और EDP क्या करता है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को
जमा करते हैं और उन लोग को आइडेंटिफाई करते हैं कि, और फिर देखते हैं कि उन लोग कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, नया बिजनेस उन लोग को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि इस तरह से तुम लोग बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकते हो। EDP was first conducted in Gujarat in 1970, was sponsored by Gujarat Industrial Development Corporation। पहली बार 1970 में इंडिया में गुजरात में शुरू हुआ था, और GIDC जैसे इंडिया महाराष्ट्र में ना MIDC, वैसे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट GIDC है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन सॉरी GIIC है। EDP आज बेस्ड ऑन द मैकलेंड्स एक्सपेरिमेंट्स इन काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैकलेंड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, वेयर बिजनेसमैन वेयर प्रोवाइडेड विद मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। ऑलरेडी जो बिजनेसमैन है उनको मोटिवेशन और ट्रेनिंग दिया जाता था, और फिर उसके हिसाब से बिजनेस को डेवलप किया जाता था। तो EDP इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप, क्या क्या इन स्टेप है उसमें? अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छे से ट्रेनिंग कहाँ पे हो सके वो सब चीज़ें सिखाना। सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेनर्स, जो एंटरप्रेनर बिजनेस आगे ले जा सकते हैं उनको सिलेक्ट करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, कौन सा बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहिए हम लोग को, ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे उन लोग को, फिर एक एक को ट्रेनिंग देंगे, पर्सनल ट्रेनिंग बराबर। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कौन सी मेथड ट्रेनिंग की मेथड देना चाहिए लोग, फिर एक्चुअल में ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर लोग को मॉनिटर किया जाएगा, फॉलोअप लिया जाएगा। तो ये सब EDP के स्टेप्स थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP का ऑब्जेक्टिव मकसद क्या था? सिंपल से बात है, कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाना। अब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आएंगे तो लोग नया नया बिजनेस शुरू करेंगे और फिर कंट्री ग्रोथ होगी। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है कंट्री के पास उसको पूरे से अच्छे से इस्तेमाल कर लेना। लोग हैं हमारे पास लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अच्छे से उनका। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशल डिसवांटेज ग्रुप्स, पिछड़े जो ग्रुप रीजन है उनको डेवलप करना, और जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े सोशली बैकवर्ड लोग हैं वो लोग को मेन स्ट्रीम में लाना, उनको डेवलपमेंट करना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नए नए जॉब डेवलप होंगे। वाइंडिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, और जो हम लोग की छोटी और मीडियम इंडस्ट्री है उसका बेस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब बहुत कम इंडस्ट्री थी छोटी मीडियम लेवल की, स्मॉल लेवल की, अब क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये हो गया हम लोग का EDP प्रोग्राम। और ऊपर हम लोगों ने पढ़े थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, बराबर है। 3 टॉपिक पढ़े हम लोगों ने आज, छोटा छोटा फंक्शंस पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े, और उसके बाद पढ़े प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये हो गया लगभग हम लोग का चैप्टर फिनिश हो गया। खाली एक टॉपिक बचा है शायद, ये लास्ट, रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये एक टॉपिक और एक छोटा सा टॉपिक शायद उसके बाद रहेगा, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना, छोटा सा है वो एकदम, तो वो हम लोग को करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोग का लेसन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत इजी लेसन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, एग्ज़ाम में आएगा आप लोग को। रिड्यूस सिलेबस क्या है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ सब टॉपिक के ऊपर। अकाउंट्स का पहले बना रहा हूँ क्योंकि उसका पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है अकाउंट्स का, और सिलेबस तो चेंज वही है, मतलब कुछ चीज़ें छोड़ना है उसमें, और पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है अकाउंट्स का। बाकी सब्जेक्ट का कुछ कुछ चीज़ें छोड़ी गई है, तो क्या क्या छोड़ी गई है, OC SP इको का मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए। इंग्लिश वगैरह का आप लोग को फोटो दे दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।